प्यारे बच्चों, अभी हम आपको 12th क्लास ज्योग्राफी सेट डी की आंसर की करवाने वाले हैं। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या आया था? ऑप्शन टाइप में था पहला क्वेश्चन कि ग्रिफिथ टेलर ने निम्नलिखित में से किन विचारों या अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो उन्होंने किया था नवनियतिवाद का किया था। इसमें क्या आ जाएगा? नवनियतिवाद। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यापक अनाज कृषि खेती नहीं की जाती? तो वो आ जाएगा भाई आपका अमेजन बेसिन। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा है? ये इसने बोला है चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित है। सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा व्यवसाय चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सा? विश्वविद्यालय शिक्षण। बाकी के क्या है? द्वितीयक से हैं। उसके बाद अगला है सबसे अधिक घनत्व रेलवे नेटवर्क वाला देश कौन सा है? तो वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद है भारत में पहली जनसंख्या की जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी भाई 1872 में। उसके बाद अगला है जनसंख्या भूगोल से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या भूगोल क्या होता है? ये एक मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है। इसमें आयु, लिंग संरचना और आयु से जो जनसंख्या से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आयु है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कितने स्त्री हैं, कितनी पुरुष हैं, कितनी आयु वर्ग है, तो उन सभी के बारे में अध्ययन क्या करना आता है? जनसंख्या भूगोल में पढ़ा जाता है। उसके बाद अगला है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं जनानंकी के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? जनसंख्या भूगोल कहलाएगा। उसके बाद है विश्व में कार्यरत जनसंख्या का अनुपात आयु वर्ग कौन सा है? तो वो है 15 से 59 वर्ष। उसके बाद अगला है लिंगानुपात प्रतिकूल कब होता है? जब स्त्रियों की संख्या स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम हो। स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम हो, या ऐसे भी कह सकते हैं पुरुषों की संख्या स्त्रियों से ज्यादा हो, पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक हो। तो ये भी दोनों एक ही बात है। तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रतिकूल लिंगानुपात कहते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना था भाई? 324 व्यक्ति। कितना था? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अशोधित जन्म दर क्या होता है? तो प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु। प्रति हजार जनसंख्या पर मरे हुए कितने व्यक्ति मरे, उसे क्या कहते हैं हम? अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। जैसे कि हम कहेंगे भाई प्रति हजार कितनी भी जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या है, उसको 1000 से गुणा कर दो। अगला है मानव विकास के प्रमुख 4 क्षेत्रों का वर्णन करना। भाई किस किस में मानव ने विकास किया है? प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? अगला है, ये बड़े प्रश्न है भाई, आप जाके देख सकते हैं। बड़े प्रश्न यहाँ नहीं करवाए जा सकते, मैं केवल छोटे प्रश्न करवा रहा हूँ यहाँ पर। मानव बस्ती का क्या अर्थ है? मानव के आवास को क्या कहते हैं? मानव बस्ती। या मानव बस्ती क्या होती है? मानव घर बनाकर जो समूह में रहता है उसे क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व प्रत्येक क्रमिक जनगणना में क्यों बढ़ रहा है भाई? तो जन्म दर अधिक हो रहा है। क्या कारण है? सबसे बड़ा जन्म दर अधिक है। प्रदूषण की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंड का उल्लेख कीजिए। तो उसमें क्या किया जाता है? प्रदूषण में जो प्रदूषक पदार्थ हैं उनकी मात्रा कितनी कितनी है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है आदि की। जनगणना में के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 आर्थिक कारकों का उदाहरण बताया। जनसंख्या का वितरण का आर्थिक क्रियाकलाप का वितरण का जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे आर्थिक क्रियाकलाप में कौन सा आ जाएगा? एक तो कृषि है भाई। कौन सा है? कृषि है। दूसरा कौन सा है? उद्योग है। उद्योग। इस प्रकार ये क्या है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे। इनको आपको वर्णन करना था पूरा का पूरा। उसके बाद है विकासशील देशों में शहरी बस्तियों से जुड़ी समस्याओं का विवेचना कीजिए। तो शहरी बस्तियों में क्या समस्याएं हैं भाई? जलमल की निकासी नहीं होती, सही से वहाँ पर बस्तियां बसी हुई नहीं होती। उसके बाद भारत में प्रवास से जुड़ी किन्हीं 5 आर्थिक परिणामों का वर्णन करो। आर्थिक परिणाम क्या निकलते प्रवास से? तो भाई क्या होता है जब लोग प्रवास करके जाते हैं तो वहाँ से क्या बेचते हैं? धन बेचते हैं। तो इस प्रकार ये बड़ा प्रश्न था आपका। उसके बाद अगला है वायु प्रदूषण के किन्हीं 3 स्रोतों का वर्णन करो। वायु प्रदूषण क्या होता है? एक मानवीय स्रोत है, एक प्राकृतिक स्रोत है, इस प्रकार
अंध महासागर मार्ग का वर्णन करो। अंध महासागर जो है उसमें मार्ग है जो यूएसए से लेकर न्यूयॉर्क तक है। इस प्रकार बड़ा प्रश्न है ये भी, कितने 2 या 3 नंबर का था आपको पता होगा, इसमें दिखाई नहीं रखा। अगला है पानामा नहर। देखो पानामा और क्या है स्वेज नहर, इनके बारे में तो लगभग आता ही आता है, तो इस पे पूरा प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न था 5 नंबर का। पानामा नहर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। उसके बाद रेखीय और वृत्ताकार बस्तियों में अंतर बताना था। रेखिक क्या होती है, किसी सड़क या नहर के किनारे या नदी के किनारे बस्तियां होती है, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बस्ती। वर्ताकार तालाब या झील के किनारे बसी होती है बस्तियां। उसके बाद अगला है कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करो। किस प्रकार के कार्य के आधार, कौन कौन से कार्य होते हैं, यानी कि जैसा प्रमुख कार्य होता है वैसा ही वो नगर होता है। जैसे औद्योगिक नगर है, खनन नगर है, वाणिज्यिक नगर है, मनोरंजन नगर है, इस प्रकार। उसके बाद कपास की खेती के विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का संक्षिप्त वर्णन। कपास की खेती के लिए क्या चाहिए, काली मिट्टी चाहिए भाई, और क्या चाहिए, अच्छी जल की मात्रा होनी चाहिए। इस प्रकार भौगोलिक दशाएं आपको बतानी थी। उसके बाद अगला है भारत में मैग्नीज के वितरण। भारत में मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है उसका वर्णन करना था। भारत के 5 प्रमुख औद्योगिक संकुल बताने थे। उगली औद्योगिक क्षेत्र में क्या है, मदद करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन करना। तो जो उगली औद्योगिक प्रदेश है वहाँ किस कारण से वहाँ प्रदेश बढ़ा, कि वहाँ पर खनिज अधिक हैं। इस प्रकार से उद्योगों की अवस्थिति को नियंत्रित करने वाले 5 कारक बताने थे भाई। उद्योग, या ऐसे बोल सकते हैं उद्योगों को अवस्थित करने के 5 कारक कौन कौन से हैं। पूंजी है, जैसे पूंजी है, धरातल है, श्रमिक हैं, मशीनें हैं इत्यादि। विश्व में सड़क परिवहन के गुण और दोष बताने हैं। क्या गुण हैं और क्या दोष है सड़क परिवहन के। जैसे गुण तो क्या है, उनको कहीं पर भी भेजा जा, कहीं पर भी सड़क बनाई जा सकती हैं। दोष क्या है, उन पे खर्चा बहुत अधिक आता है। इस प्रकार से पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं। पतन क्या होते हैं, बंदरगाह जिसे बोलते हैं ना आप, उसे क्या कहते हैं, पतन। और व्यापार के लिए क्या होते हैं, क्योंकि जितने भी प्रमुख पतन हैं वो पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, या जितने भी महासागर हैं वो आपस में मिले हुए हैं। तो हम एक बार महासागर के द्वारा पूरी दुनिया से संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार हम आराम से व्यापार कर सकते हैं। तो पतनों का वर्गीकरण बताना था आपको अवस्थिति के आधार पर या अलग अलग आधार पर, जैसे कि विश्राम पतन होता है, इस प्रकार। उसके बाद अगला है दिए गए मानचित्र बताना था भाई। शिकागो है, केप टाउन है, ये तो क्या थे, वर्ल्ड के थे। और भद्रावती, झरिया और चेन्नई ये किसके थे, इंडिया में के थे। तो वर्ल्ड के अंदर ही था, एक ही मैप आया होगा आपका, उसमें आपको भरने थे ये। तो इस प्रकार ये आपका पेपर हो गया है। छोटे प्रश्नों को आप जाके देख सकते हैं, आप कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। इस प्रकार आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।